बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी बैंक हरे में आने की कोशिश में। सरकारी बैंकों से मिल रहा है खासा सपोर्ट, लेकिन मेटल, एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स में आज दबाव। एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स से बाहर होने पर अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल 5% नीचे, जबकि मैक्स हेल्थ को एंट्री मिलने से शेयर 5% ऊपर। आइशर मोटर्स के दम पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अच्छे नतीजों के बाद आइशर मोटर्स 7% ऊपर। इधर टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो में भी रफ्तार। 6 हफ्ते में करीब 17% चढ़ा है ऑटो इंडेक्स। जी सोनी मर्जर पर मंडराया खतरा। एनसीएलटी ने बीएससी एनएससी से मंजूरी पर फिर से विचार करने को कहा। एसएल ग्रुप की कंपनी शिरपुर गोल्ड में जी प्रमोटर पर फंड की हेराफेरी और नियमों के उल्लंघन का आरोप। जी एंटरटेनमेंट का शेयर 6% नीचे। अच्छे नतीजों के बाद जेंसार का शेयर करीब 10% ऊपर। चौथी तिमाही में करीब 56% उछला मुनाफा। मार्जिन भी 7.1% से बढ़कर 11.6%। मेहमान आज के हैं गाबा सर, और सीधे चलते हैं प्रकाश गाबा जी के पास। गाबा सर, क्या बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने का मौका है क्या? बार बार वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर आ ही जाएगा। लगता है आ जाएगा, क्योंकि आज सुबह भी मैंने कहा कि नीचे जो डाउन मूव था, डाउन मूव में रेसिलियंस था, नीचे में गिरावट नहीं लग रहा थी, लगता है कि अप मूव मिलना चाहिए। वो एक फीलिंग थी, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए बैंक निफ्टी में। आज का लो एक बहुत इंपॉर्टेंट लो है, अब ट्रेड कर रहा है 43,470 के आसपास। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। वीकनेस तो नहीं है, करेक्शन हो सकते हैं, करेक्शन भी टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन वीकनेस नहीं लगती। वीकनेस नहीं लगती है, इसलिए इस पर लॉन्ग किया जा सकता है। बार बार वो ग्रीन में आता है, फिर नीचे जाता है, लेकिन फिर ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। गोया सर, गाबा सर, कई सारे शेयर्स हैं जहाँ पे अच्छी तेजी बनी हुई है नतीजों के बाद। एक तो आइशर मोटर्स में देखिए, इंटेलेक्ट डिजाइन में 9% की तेजी देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क फार्मा, गाबा सर आज फार्मा पहले कोई एक कॉल आपकी फार्मा में बहुत बढ़िया तेजी फार्मा स्टॉक्स में बनी हुई है। एक्चुअली ग्लेनमार्क फार्मा में कुछ 3-4 दिन पहले से एक बहुत बढ़िया मूव आ रहा था, और आज तो बहुत ही अच्छा मूव मिला है। 612 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस है नहीं, नजर नहीं आता। तो मेरे ख्याल से 660 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। 612 में ट्रेड कर रहा है, 590 या 600 का स्टॉप लगा चले ग्लेनमार्क में, तो मुझे लगता है अब भी एक तेजी बनती है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा बस। एक छोटा बैंक है साउथ इंडियन बैंक, नतीजों के बाद 10% ऊपर। क्या राय है आपकी सर? साउथ इंडियन बैंक नतीजों के बाद, वेल साउथ इंडियन बैंक की चार्ट अच्छा लगता है, ब्रेकअवे गया है, बस टॉप थोड़ा डीप है, लेकिन 20-22 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। छोटा बैंक है, लो टिकट साइज, लेकिन बट इट्स ऑन। ओके, चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। सतीश बरनवाल बोकारो से। सतीश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश बरनवाल है, मैं बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ जी। मैंने टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड में 750 शेयर लिया था काफी पहले 42.55 रेट पे। अभी ये 336 पे चल रहा है सर, तो मैं बने रहूं या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, थोड़ा एडवाइस चाहिए था सर। गावा सर, तो बहुत ही शानदार ट्रेड है सतीश जी के लिए, बहुत पैसे बन रहे हैं इनके। क्या कर रहे हैं, अभी भी बने रहे क्या? बने रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच है, थोड़ा करेक्टिव मोड आ सकता है, लेकिन बेसिकली स्टॉक बढ़िया है, तो लेकिन घबराना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, जस्ट होल्ड, सिंपल। तो बने रहिए। और रेलवे में आपने देखा होगा सतीश जी, रेलवे स्टॉक चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बड़ी तेजी बन रही है। सरकार बहुत कैपेक्स कर रही है, और ये जैसे इनका नाम भी है वैगन्स, ये बहुत सारे इनको ऑर्डर्स वगैरह भी मिले हैं, तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं। गावा सर, कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे जहां पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे रहें? स्ट्रेच है तो अनस्ट्रेचिंग भी होगी, थोड़ा इसीलिए स्टॉप लॉस लगाएंगे। डीप होना चाहिए, या तो फिर मेरे ख्याल से ट्रिगर हो सकता है, इसलिए कंटिन्यू होल्डिंग है। अनस्ट्रेचिंग होने दीजिए। 300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ी गिरावट भी आती है तो नथिंग टू वरी। स्टॉप लॉस देंगे तो 30 के आसपास ज्यादा हो जाता है। अगर टाइट स्टॉप लॉस चाहिए तो 330 लगाइए। ये ना, क्या जरूरत है, आप बताएंगे 300 कहेंगे तो बहुत नीचे है, तो इसलिए घबराहट होगी। सतीश जी बने रहिए इसमें, काबा जी को अच्छा लग रहा है स्टॉक, और फंडामेंटली भी बहुत खबरें हैं इस सेक्टर में। अगला सवाल है जितेंद्र का, नोएडा उत्तर प्रदेश से। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्कार सर। सर मेरे पास पीटीसी इंडिया है, 750 शेयर्स हैं, 85 की परचेज है सर। पीटीसी इंडिया दिखाई भाई, क्या भाव चल रहा है आजकल? 750 शेयर है, 85 रुपये भाव, 93 चल रहा है, अच्छा है, फायदा है। गाबा सर, पीटीसी इंडिया क्या करना चाहिए?
होल्ड करना चाहिए। पीटीसी इंडिया में लोअर लेवल्स पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, 75-80 के आसपास, तो मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, लेकिन 120 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन स्लो जाएगा, इतना कह सकते हैं। लेकिन सेटअप के हिसाब से ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती पीटीसी इंडिया, तो होल्ड पीटीसी इंडिया। होल्ड करिए पीटीसी इंडिया भी, और ये 120 तक जा सकता है। अगला सवाल है जमशेदपुर से आदित्य का। आदित्य जी नमस्कार, सवाल पूछिए। क्वांटम ग्रीव्स के शेयर है मेरे पास, हाँ 578, एवरेज है मेरा 319। क्या करना चाहिए मेरे को इसका? गाबा सर, इसमें तो मामला उल्टा है, इनको नुकसान है भाई। थोड़ी दिक्कत है इसमें, लगता है कि लो लेवल्स आ सकते हैं, 200 के भी जोन देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथ नजर नहीं आती काउंटर में, तो होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन 200 के आसपास सपोर्ट है, वहां से बाउंस मिले, लेकिन इनकी कॉस्ट इतनी हाई है कि इनको वेट बहुत करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो रुके रहेंगी, मतलब क्या कोई स्ट्रेटजी बताइए सर। तब रुकने के सिवा कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए, इतने रुके हैं तो। बाकी डाउनसाइड कितना है, 20 रुपए, 20-30 रुपए, ज्यादा नहीं, उससे ऊपर बाउंस मिलना चाहिए। ओके, तो फिर आदित्य जी इसमें आप रुकिए, कोई चॉइस है नहीं आपके पास, तो बने रहिए इसमें। जब वापस आएगा तब फिर इसमें आप नई स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिएगा। गाबा साहब थोड़ा रुकिए, हम लोग एक बातचीत करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब से। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो अपने नतीजे पेश किए हैं वो फ्लैट या अनुमान से थोड़ा वीक है, और कंपनी का मुनाफा जो है 7.5-8% गिरा है, आमदनी भी बिल्कुल फ्लैट सी रही है। बातचीत करेंगे इस पे कि ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से रिजल्ट आया और क्वार्टर कैसा रहा। हमारे साथ है ग्रुप सीएफओ वीपी गोयल जी। गोयल सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़े फ्लैट से नंबर है सर, YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हम लोगों के जो अनुमान थे बिल्कुल उसी तरीके से, उससे स्लाइटली वीकर है। क्या क्या वजह थी इस तरह के नंबर की? जी नमस्कार नीरज जी। नतीजे से देखिए, अगर हम देखें प्री कोविड लेवल से, तो हमारे मार्जिन नॉर्मलाइज अबिडा मार्जिन देखेंगे वो 26.6% के मार्जिन है इस क्वार्टर के। पूरे साल के भी 26.2% के मार्जिन हैं। जो पिछले 2 साल कोविड के रहे, वहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमको लगता है कि थोड़ा कम है। बट हमारे जो नॉर्मलाइज मार्जिन है या ग्रोथ भी आप देखें इस क्वार्टर की 14.4% की, इस क्वार्टर की नॉन कोविड की, और पूरे साल की भी 15.5% की ग्रोथ है। ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे प्री कोविड के, अगर हम देखें तो हम उस लाइन में ही हैं, और मार्जिन भी हमारा सेम है। अगर थोड़ा ईयर इन ईयर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, तो उसमें क्या है, कोविड का बेस काफी ज्यादा है, और Q4 में आपको ध्यान हो तो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये लास्ट ईयर से देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू और मार्जिन पे थोड़ा डिप दिखता है। बट अगर हम प्री कोविड लेवल की बात करें तो ये मार्जिन हमारे इन लाइन है। और रही एक पैट के अंदर हमारे एक एक्सेप्शनल आइटम आया है, हमने वो प्रोवाइड किया है रिसीवेबल के अकाउंट में, जो कि हमें BMC से लेना है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। अगर उसको हम एडजस्ट करते हैं तो नॉर्मलाइज पैट भी हमारा 15.5% के करीब है, जो कि हमारा पहले जितना होता था उतना ही। अच्छा, मार्जिन आपको क्या 24.3 साल भर के क्या? अच्छा, इसमें जो नतीजे आप बता रहे हैं उसमें क्या, देखिए जैसे कोविड वाला आपने कहा, वो तो मतलब वो लगभग एकदम स्टेबलाइज है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, तो मैं उसको एक कांस्टेंट मान के चलता हूँ। जो अदर देन कोविड टेस्टिंग वाले हैं आपकी, या प्रिवेंटिव टेस्ट है या प्री टेस्टिंग है, उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल मेरा और ये है कि क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जिन मार्केट में आप डोमिनेट करते हैं वहाँ, इसका असर नतीजों पे आ रहा है? हाँ, नहीं देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कंपटीशन तो है, और पहले भी था, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है हमारे लिए। लेकिन ये कंपटीशन जो है दूसरा कंपटीशन है। पहले जो हम कंपटीशन देखते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा बीइंग लार्जेस्ट, आप हमें देखें 5-6% मार्केट शेयर है हमारा सारे। बट हमारी जो दिल्ली NCR जो बहुत कोर मार्केट है हमारी, उसमें हमारा मार्केट शेयर बहुत हाई है, करीब 25% का मार्केट शेयर है। तो ये जो दिल्ली NCR है, ये हमारा मैच्योर मार्केट है, उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो हमेशा से, हमने कहा है पिछले 2-3 साल से, सिंगल डिजिट में रही है। अब ये देखिए, इसकी गुड पार्ट भी है।
दिल्ली एनसीआर हमारा बहुत ज्यादा होता था। अगर हम 19-20 की बात करें तो हमारा 45% कॉन्ट्रीब्यूशन, 39% रह गया। जो अभी हमारा 45% कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ली से आता था, वो 32% कॉन्ट्रीब्यूशन रह गया है। सो ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, जो जिसकी ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, वहां पे हमारी ग्रोथ अच्छी है। और हम गोयल साहब एक मिनट रुकिए, वो एवरेज में करूंगा कि चूंकि पूरे देश से आ रहा तो इसलिए वहां का नंबर कम दिखेगा। मुझे ये बताइए, दिल्ली आपका कोर मार्केट था, 3 साल पहले क्या था मार्केट शेयर, अभी क्या है? मार्केट शेयर, देखिए मार्केट शेयर में हमने कहीं खोया नहीं है। हमारा मार्केट शेयर पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। एक बात, जो ग्रोथ थी मार्केट की वो स्टैग्नेंट है, वो उसमें क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना एक्सपेंशन नहीं है जितना हम बाहर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कंपटीशन में दिल्ली एनसीआर में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पे है पूरे भारत में। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो किया है यहाँ पे, जैसे हमने जो ग्रोथ के एवेन्यूज हैं, एक तो हमने अपने प्रोडक्ट में जो चेंज लाए हैं, तो हमारा सुपर स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो टेस्ट का, वो बढ़ा है। दूसरा, हमारा स्वस्थ फिट का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे हाईएस्ट है, 22% कंट्रीब्यूशन हो गया है। तो ये दिल्ली एनसीआर में जो कि हमारा लार्जेस्ट बेस है, वहां पे भी इसकी ग्रोथ आई है। और जो कंपटीशन है वो रूटीन के टेस्ट जैसे करते हैं, ये बंडलिंग पैकेजेस करते हैं, वैसे ही हम स्वस्थ फिट करते हैं। तो ये स्वस्थ फिट बढ़ा है, इसका मतलब हमारी ग्रोथ यहाँ से आई है। सो ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में हमने मार्केट शेयर हमारा कोई कम हुआ है। ऑब्वियसली ग्रोथ हमेशा से थोड़ी सिंगल डिजिट में रही है, क्योंकि मार्केट अब जिस रेट पे ग्रोथ कर रहा है उसी रेट पे इन लाइन विद दैट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट, मैं से पॉलिश लैंग्वेज में मैच्योर हो रहा है ना? मैच्योर हो रहा है, या हाँ ना, तो अच्छे शब्दों में कहें तो मैच्योर हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि दिल्ली के मार्केट में प्राइसिंग की क्या स्थिति है? आपने बढ़ाया प्राइस वाइज कुछ? यस, देखिए सर, प्राइस हमने भी बढ़ाया है। अभी फरवरी में हमने प्राइस बढ़ाया है। लेकिन जो प्राइस हमने बढ़ाया है वो हमने सुपर स्पेशलिटी और सेमी स्पेशलाइज्ड टेस्ट का बढ़ाया है। हाँ। जो रूटीन के टेस्ट हैं, जो फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते हैं ना, उनमें हमने प्राइस नहीं बढ़ाया। क्यों? और आप उसमें क्यों नहीं बढ़ाया? देखिए, उसका सीधा रीजन यही है कि जो आप अभी बता रहे हैं, खुद भी कंपटीशन है। और वो जो फ्रिक्वेंटली ऑर्डर टेस्ट है उसमें इतना अभी हमारे पास, हमारे जो प्राइसिंग है जो दूसरे लोगों से अभी भी थोड़ा ज्यादा है। तो वो पोर्टफोलियो हम छेड़ना नहीं चाहते। लेकिन जहाँ पे हमने कभी प्राइस इंक्रीज ही नहीं किया कई सालों से, जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं उनमें हमने करीब प्राइस इंक्रीज लिया है। और आप देखेंगे इस क्वार्टर के अंदर भी हमारा जो प्राइस इंक्रीज से आया है वो इम्पैक्ट आया करीब 1.5 से 2% का। और अगर एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे तो करीब 2.5% का हमारा प्राइस से इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर में। इम्पैक्ट आएगा। तो अच्छा, ये जो सुपर क्रिटिकल आपने जिसके दाम बढ़ाए, ये तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं ना, कि डॉक्टर साहब ने लिखा तो लोग जाके टेस्ट कराएंगे। और जहाँ पे ये कंपटीशन है, जो 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये की बंडलिंग हो रही है, इसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी होगा, है ना? कि ऑफर मिल रहा है, घर में कलेक्शन करा लो, चले जाओ। अगर हम दोनों को अलग अलग करें समझने के लिए मेरे, कि तो सुपर स्पेशलिटी से कितना आपका परसेंटेज टर्म रेवेन्यू है और ये वाले से कितना है? तो करीब देखिए, हमारा 40% जो बिजनेस है वो जो हम स्पेशलाइज्ड बिजनेस से बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन बड़ी लूजली बोली जाती है। एक्चुअली में इंडस्ट्री में ये ना स्पेशलाइज्ड और रूटीन की डेफिनेशन हर एक आदमी अपने हिसाब से बताता है। लेकिन जो हम अपनी डेफिनेशन हम बात करते हैं सुपर स्पेशलाइज्ड टेस्ट की, वो 40% का हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है। 40% आपका सुपर स्पेशलिटी वाला है और बाकी रूटीन टेस्ट वाले हैं। अच्छा, दूसरा आप थोड़ा मार्जिन मुझे समझा दीजिए, कैसे कैसे चल रहे हैं? स्वस्थ फिट का तो आपने बताया कि वहाँ पे ग्रोथ तो बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन मार्जिन कैसे चल रहे हैं? मार्जिन इस क्वार्टर में हमारे नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन 26.6% के हैं, और पूरे साल में भी 26.2% के हमारे मार्जिन रहे हैं इस साल में। 24 है सर, लास्ट ईयर से थोड़े कम है। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि लास्ट ईयर में हमें गोयल साहब पूरे साल के 24% मार्जिन है या 26 है?
नॉर्मलाइज अबिडा की मैं बात कर अच्छा, रहा हूँ, जो normalized रिपोर्टेड है। हाँ, नॉर्मलाइज अबिडा जो है उसमें 26.2% का हमारा नॉर्मलाइज अबिडा मार्जिन है। उसमें अगर लास्ट ईयर से हम बात करें तो लास्ट ईयर में देखिए हमारे नियरली 400 करोड़ का हमारा कोविड का बेस है, और हमारे बिजनेस में आपको पता है ऑपरेटिंग लेवरेज इज वेरी हाई। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो लास्ट ईयर हमें मिला था उसकी कोविड की वजह से एक ही जगह सेंट्रलाइज टेस्टिंग का, वो इस साल नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं प्री कोविड में FY20 FY19 के अगर रिजल्ट देखेंगे तो ये मार्जिन हमारे उसी रेंज में है, 26% के आसपास हमारे मार्जिन होते थे। अभी भी 26-26.5% हमारे मार्जिन है इस साल में। ओके, तो मोटा मोटा ये है कि थोड़ा सा कंपटीशन है रूटीन वाले टेस्ट में, मार्जिन स्टेबलाइज है। कोविड वाला जो बिजनेस है वो अब सेटल हो गया लगभग, अब उसका बहुत ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू लेके चलना देखिए चाहिए। 2-3 चीजें मैं नीरज जी बताऊंगा जो कि हम हमारे यहाँ हो रही है। एक तो हमारी ज्योग्राफी एक्सपेंशन हो रहा है। ज्योग्राफी जो हमारी कोर ज्योग्राफी है दिल्ली एनसीआर और उसके अलावा रेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो रेस्ट ऑफ नॉर्थ में जो हम पेनिट्रेशन कर रहे हैं वो बहुत हाई है। अभी दिल्ली एनसीआर में आप देखोगे जितना पेनिट्रेशन है हमारा उससे रेस्ट ऑफ नॉर्थ में नहीं है। आप स्टेट देखिए, यूपी की देखिए, पंजाब, हरियाणा, JNK, उत्तराखंड, यहाँ पे हम इतने पेनिट्रेट नहीं है। अभी तो हम जैसे सिटी है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, बट इसके नीचे Tier 2, Tier 3, Tier 4 में जा रहे हैं। वहां से जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ है। गोयल साहब, आपने दूसरा अच्छी चर्चा जो छेड़ दी। हमारी न्यू ज्योग्राफी है, जैसे हमारी साउथ है, वेस्ट है। अब वेस्ट अलोंग विद सबर्बन जो हमने लिया था लास्ट ईयर, हाँ, उसके साथ हमारा ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है। प्लस ये हमारा पोर्टफोलियो जो है स्वस्थ बहुत अच्छा कर रहा है। प्लस हमारा सुपर स्पेशलाइज जो पोर्टफोलियो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसमें हम नए नए टेस्ट ऐड कर रहे हैं। एंड थर्ड जो हमारा चैनल है उसमें हमारा जैसे कंट्रीब्यूशन जो पहले हमारा अपने आउटलेट से आता था, हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं 5000 प्लस फ्रेंचाइजी जो हमारे हैं उनसे कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत बढ़ गया है। करीब करीब 45% कंट्रीब्यूशन उनसे आता है। तो वहां पे हमने लेवरेज लिया है, बिकॉज वहां पे हम कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है हमारे सर पे। सो इसीलिए वी आर एबल कि ये जो मार्जिन्स हैं वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं इंस्पाइट ऑफ इतना कंपटीशन होने गोयल के साहब, बाद एक भी हमारे मार्जिन। वेद प्रकाश जी, बहुत अच्छी चर्चा आपने बताई। और ये नॉर्थ में कम से कम ये बहुत अच्छा ट्रेंड दिख रहा है कि फ्रेंचाइजीज छोटे छोटे Tier 1 Tier 2 सिटीज या 3-4 सिटीज में खूब खुल रहे हैं और बड़े बड़े स्टैब्लिश प्लेयर्स वहाँ पे उतर चुके हैं। इसमें एक बड़ा रोल होता है सर प्रिस्क्रिप्शन का। रूटीन टेस्ट है तब भी उसमें भी बहुत छोटे शहर में खुद से कोई आदमी नहीं जाता कि मेरे को डायबिटीज़ का टेस्ट अपने आप कराना चाहे 6 महीने बाद, वो कोई नहीं जाता जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता है। ये एक चैलेंज, चाहे वो किसी और प्लेयर की बड़ी लैब हो या आपकी हो जिसने फ्रेंचाइजी खोल रखी है, जिन लोकल लोगों ने चला रखी हो, उसमें ये एक बड़ा प्ले है। कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं वहाँ पे? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है नीरज जी, क्योंकि आप देखिए जो इस इंडस्ट्री की बैकबोन है वो डॉक्टर ही है। हम कितना ही D2C बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कस्टमर, पेशेंट, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन बैकबोन इसकी डॉक्टर है। एंड आप हमारी कंपनी की अगर वो स्ट्रेंथ देखेंगे तो वही है, क्योंकि हमारा जो ब्रांड है 70 साल से एंडोर्समेंट डॉक्टर ने ही की है। पहले हम किसी भी नई सिटी में जाते हैं या किसी नई शहर में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जो हाई एंड टेस्ट आते हैं वो डॉक्टर ही रिकमेंड करके भेजता है। सी रूटीन तो कोई भी कर लेता है, लोकल लैब है इतनी सब जगह वो कर लेती हैं। जब हाई एंड की बात आती है, स्पेशलाइज की बात आती है, तो एक ही नाम आता है, डॉक्टर लाल पैथ लैब। और वो रिकमेंड कौन करता है? डॉक्टर। डॉक्टर जब एंडोर्स कर देता है, जब हमारी रिपोर्ट स्पेशलाइज टेस्ट की जब पेशेंट के हाथ में जाती है तो वो देखता है कि नए अगर कोई उसको फ्यूचर में कोई रूटीन टेस्ट कराना है, सिंपल टेस्ट कराना है, तो वो इमीडिएटली डॉक्टर लाल का नाम उसके जहन में आता है। तो वहां से ही जर्नी स्टार्ट होती है। पहले डॉक्टर एंडोर्स करता है और फिर स्लोली स्लोली ये डायरेक्ट पेशेंट आपके पास डायरेक्ट आपको खोजना शुरू करता है और सेंटर पे विजिट करना। गोयल सर, ये बात आपकी एकदम सही है। बहुत ही स्टैब्लिश और बढ़िया ब्रांड नेम है आपका, डॉक्टरों के बीच में बहुत चर्चित भी है डॉक्टर लाल। इन डॉक्टरों, चलिए खैर वो हम लोग कभी और किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आपका ये जो सुपर क्रिटिकल वाला है 40% है कि डॉक्टर साहब लिखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं। खैर एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगले क्वार्टर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।
डॉक्टर लाल पैथलैब। गाबा सर, डॉक्टर लाल पैथलैब बताइए, इस स्टॉक में आज जो है 1.5% की तेजी है, 1935 रुपए चल रहा है। कई ब्रोकरेज रिपोर्ट है जो 2,500 तक के इसमें टारगेट दे रही हैं, आपको कैसा लगता है ये? वेल है तो वीक स्ट्रक्चर, लेकिन लोअर लेवल्स में डॉक्टर लाल पैथलैब में थोड़ा सपोर्ट है। आहिस्ता आहिस्ता करके 1800 से बाउंस हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि साइडवेज जोन पर चल रहा है। कंफर्मेशन मिलेगा आपको का जब ये पार करेगा 2000 का जोन, फिर एक मूव पॉसिबल है कि 2100 फिर 2150 जा सकता है, लेकिन फिलहाल लगता है कि साइडवेज जोन पर है और साइडवेज जोन थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन लगता है ज्यादा गिरावट नहीं, ऐसा कुछ संकेत दे रहा है। तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है कि आपको मिले या साइडवेज एक्शन मिले, थोड़ा वक्त मिल सकता है। यस ओके, तो डॉक्टर लाल पैथलैब ये है राय। अगला सवाल एक लेते हैं फटाफट। सुहास पाटिल कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुहास जी बताइए क्या सवाल है? सर, बैंक ऑफ इंडिया का 1998 में 100 शेयर लिया था ससुर ने, तो वो अभी बॉन्ड पे मतलब डिमैट अकाउंट में नहीं है, और उसका अभी प्राइस क्या रहेगा, और वो डिमैट में लेने का रहेगा तो कैसा लेने का वो? ये कब कहाँ से मिले थे आपको ये बैंक से ही डायरेक्ट लिया था। शेयर थे 1998 रुपए का एक। 1998 में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर था, 10 रुपए प्राइस था उसका। 1998 साल में हाँ 10 रुपए का शेयर आपने लिया था एकदम शुरुआत में। हाँ, अभी आपके पास क्या वो कागज वाले हैं क्या? हाँ, कागज वाले हैं। ओह, आपको इनको डीमैट कराना पड़ेगा। हाँ, तो मिलिए आप किसी ब्रोकर जो आपके आसपास हो उससे मिलिए, वो आपकी मदद करेगा और उसको डीमैट करा देगा 10 रुपए वाले शेयर। हाँ, वो उसका भी करंट प्राइस क्या रहेगा? अभी तो प्राइस सर इसका 78 रुपए चल रहा है। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने शेयर हैं, बीच में अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा तो उसके शेयर इसमें कितने जुड़े हुए हैं, ये आपको एग्जैक्ट नंबर अपने देखने पड़ेंगे। और आपके आसपास जो भी ब्रोकर होगा आपके यहाँ, वो आपकी मदद करेगा कि इसको डीमैट कराने में मदद करेगा आपके, और फिर आपके टोटल शेयर जो है रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और आपको एक्चुअल प्राइस पता चलेगा। क्योंकि इस समय बताना बड़ा मुश्किल, जो कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स आपने बताया 100, अब 98 से 2023 के बीच में कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा तो वो भी उसमें ऐड होता होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम 100 को ही मान के चलेंगे 10 रुपए का आपका बेस प्राइस था, तो 68 रुपए आपको फायदा बन रहा है। लेकिन इस पर एक जनरल राय हम आपको दिलाते हैं। गवा सर, बैंक ऑफ इंडिया सुहास जी को अभी भी रखना चाहिए अपने पास? है कुछ 78 के आसपास ट्रेड स्लो चलता है, कभी कभी अच्छा आपको मिलता है 3-4 महीने में, लगता है यहाँ पर सपोर्ट है 70 के आसपास, आपको मिलना चाहिए, और 110 पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलेगा। फिलहाल 110 में रेसिस्टेंस है बैंक ऑफ इंडिया में, होल्ड कीजिए और डीमेट कराइए, उसके बाद शायद 140 भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा गिरावट दन नहीं आ रही मेरे को, तो मेरे ख्याल से आपको डीमेट कराकर रेडी होना चाहिए। बिल्कुल, डीमेट तो करा ही लेना चाहिए। अतनु चटर्जी हमारे साथ है वर्धमान पश्चिम बंगाल से। अतनु जी बताइए क्या सवाल है सर? अच्छा, अतनु जी का फोन कट गया है, और इस बीच बैंक निफ्टी 70-80 पॉइंट ऊपर हो गई है। गवा सर, बैंक निफ्टी पे एक क्विक कॉल दीजिए ना, इस समय अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो। लेना चाहिए, 43,400 का स्टॉप लगाइए बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। 43,800 भी पॉसिबल है। देखिए आज मार्केट में स्लो मूव चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और भागे तो 43,800 भी आ सकता है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा वो तो निफ्टी के ऊपर ले ही जाएगा। और निफ्टी में भी अच्छा मूव दिया है, जिसे संकेत दे रहा है रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। डाउन मूव है, अरेस्ट हो गया। ये डाउन मूव जब अरेस्ट हो जाता है तो अप मूव शुरू हो सकता है बस। तो बायस अपसाइड है, लॉन्ग होना चाहिए और शॉर्ट नहीं होना चाहिए बस। गवा सर, डाबर 524 पे ले रखे हैं 50 शेयर, क्या करना चाहिए? कौन सा स्टॉक? डाबर बढ़िया स्टॉक है। आई थिंक परसों भी मेरे ख्याल से मैंने बाय दिया था डाबर पर, देखते हैं 3 दिन पहले दिया था मैंने डाबर, याद है मुझे। पर डाबर अच्छा लगता है मुझे, आपको मिलना चाहिए। 520 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका जो पहला टारगेट रहेगा 540-550 जोन, वहां तक जाना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर डाबर होल्ड करें 1 साल के लिए तो जगह अच्छी है खरीदने की, लॉन्ग टर्म होल्ड है। गिर कितना सकता, मान लीजिए अगर नीचे जाए तो कहाँ तो इसको मिलेगा सपोर्ट? यहीं पर है, सपोर्ट लेना चाहिए, घबराना नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डाबर का, और वो है आई थिंक 500 का, अब 520 का है। जब आप लॉन्ग टर्म में नजरिया सोचते हैं, 100 रुपए की तेजी दिखते हैं, 80 या 100 रुपए की तेजी दिखते हैं, तो 20-30 रुपए नीचे डाउन साइड नहीं सोचना चाहिए। ओके, 500 रुपए के आसपास सपोर्ट है और अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। गवा सर, HAL कॉल लिया इन्होंने 78 रुपए में, स्ट्राइक प्राइस 3100, और कॉल की एक लॉट ली है इन्होंने 78 पर।
क्या करना चाहिए? साइडवेज कॉल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मोमेंटम बहुत जरूरी है हमारे साइड, अगर कॉल लेते हैं तो या तो फिर 1 या 2 दिन में निकल जाइए। अगर 1 दिन या 2 दिन में ऊपर नहीं जाता है एचएल तो निकल जाइए, लॉस बुक करना पड़ेगा। मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं अगर बढ़ती कैश आपके पास पड़ा होता है एचएल, हम्म, ट्रेंड स्ट्रेच हो चुका है, अनस्ट्रेचिंग हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन धोखा देगा कॉल में। ओके, हाँ ये इसमें ध्यान रखना चाहिए। आईओसी के 600 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस 77 रुपये है। इंडियन ऑयल, राइट? इंडियन ऑयल, यस। रोकना चाहिए इनको अभी भी? इंडियन ऑयल ठीक है, पड़ा रहेगा। नॉर्मली ट्रेडिंग बैट हो सकता है, अप मूव ऑन है, 100 भी जा सकता है, लेकिन स्लो मूवर करके भी चलता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफी होते हैं, तो मेरे ख्याल से लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यस कंटिन्यू होल्डिंग इट। और बीपीसीएल भी है 464 पे, कौन सा? भारत पेट्रोलियम। हाँ, 3-5 साल के लिए रुकना चाहिए क्या इसमें? 100 रुपये नीचे है इनके प्राइस से तो करीब। डाउन है, फिर एक बाउंस मिलेगा। भारत पेट्रोलियम मुझे 400 का नजर भी आ रहा है टारगेट, लेकिन उसे वक्त है। तो अब तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस है भारत पेट्रोलियम में। ओके, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है इसमें। देखिए ऑयल कंपनीज जो है ना, बहुत कई सारे फैक्टर से ड्राइव होती हैं। गाबा सर ने एक बार बताया था कि इसका रेगुलेटर ओपेक है, वहाँ से डिसाइड होता है कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो खैर इन सब पे आपकी राय ये बन गई है। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और मदद करने के लिए। बहुत सारे सवाल फिर भी रह गए होंगे, तो 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा सोशल मीडिया लाइव में, वहाँ पे आपके सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।